सर एक बात में बहुत कंफ्यूजन है सर, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या होता है? डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। चलो जानते हैं क्या होता है। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मुझे एक मोबाइल लेना है, मोबाइल मेरा बहुत पुराना हो गया, सोच रहा हूं नया मोबाइल ले लूं। जो नया मोबाइल है उसकी एमआरपी डिब्बे पे लिखी हुई है 25,000 रुपए। कितनी लिखी हुई है? आपको डिब्बा देखते हो ना 25,000। मैं दुकान पे गया, कितने का है? उसने कहा सर 25,000 का एमआरपी है, आपके लिए 20,000 मतलब 5,000 रुपए का उसने डिस्काउंट मुझे डायरेक्ट दे दिया। कुछ कंडीशन नहीं है कि सर पेमेंट आज करो, 2 दिन बाद करो, 10 दिन बाद करो। उसने कहा सर 20,000, आपके लिए 20,000 मतलब 25,000 का एमआरपी है, मुझे कितने में दिया? 20 का। ये 5,000 उसने सबको दे दिया, सब जो भी आएगा, एरा गैरा कोई भी आएगा, उन सब के लिए 5,000 रुपए का डिस्काउंट, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है। इसको मैं बोलता हूं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलता हूं? ट्रेड डिस्काउंट बोलता हूं। क्लियर है? अब मैंने 20,000 का सामान में मोबाइल लेने वाला था, फिर उसने कहा रुको सर रुको। उस दुकानदार ने कहा सर अगर आप अभी पेमेंट करते हो या अगले 10 दिन में पेमेंट करोगे तो मैं आपको ये मोबाइल 19,000 में देने को तैयार हूं। मतलब अभी वो मुझे 20 में दे रहा है, पर वो एक उसने कंडीशन डाल दी कि अगर आप पेमेंट मुझे अगले 10 दिन में करते हो या आज करते हो या 10 दिन बाद करोगे, 10 दिन के अंदर का पेमेंट कर दोगे ना, तो आपको मात्र 19,000 रुपये देने हैं। 1,000 रुपये का उसने और डिस्काउंट दे दिया, तो ये 1,000 रुपये मेरा क्या हो जाता है? कैश डिस्काउंट हो जाता है। तो यहां पे ये जो 5,000 रुपये, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो सबको देता है, मुझको भी दे दे, सबको दे दिया, तो ये हो जाता है मेरा ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो 1,000 रुपये का जो उसने डिस्काउंट दिया, ये क्यों दिया? उसको पेमेंट जल्दी चाहिए था, प्रॉम्प्ट पेमेंट। भैया कैश किंग है, जो रोकड़ा है वो क्या है? वो किंग होता है। तो वहां पे उसने 20,000 की जगह मुझे 19,000 रुपए में क्यों दे रहा है? 1,000 रुपए का और डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि उसको पेमेंट जल्दी चाहिए। पर यहां पे एक कंडीशन अटैच्ड है प्रॉम्प्ट पेमेंट की, तो उसको मैं बोलता हूं कैश डिस्काउंट बोलता हूं। तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिक ऑफ द सेल होता है। और ये कभी भी मैं रिकॉर्ड नहीं करता बुक्स में। सर रिकॉर्ड नहीं करता मतलब मैंने ये मोबाइल लिया 25 का, उसमें से फ्लैट डिस्काउंट 5,000 का, तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा कि भाई मैंने तो 20 में खरीदा। मुझे क्या मतलब है कि उसके एमआरपी 50 है या 1 लाख है या 20,000 है? मैंने कितने पे डील किया? 20,000 में। तो मैं बुक्स में 20,000 रुपए रिकॉर्ड करूंगा, 25 - 5 रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 20,000। मैं ये बुक्स में कहीं दिखाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाओगे सर? ये डिस्काउंट आपको मिला ना, मुझे क्या मतलब है? डिस्काउंट तो मुझे मिला, मुझे नेट प्राइस कितने की पड़ी? 20 की पड़ी, तो मैं बुक्स में 20 का दिखाऊंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि वो डिस्काउंट मुझे कितना मिला, क्योंकि 25,000 का सामान मुझे 5,000 रुपये उसने डिस्काउंट पे दे दिया। मेरी और उसकी डीलिंग 20,000 में हुई, तो 20,000। अब वो एमआरपी उसकी 40 हो 50 हो मुझे मतलब नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाऊंगा, फाइनल अमाउंट दिखाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट में कहीं पे भी नहीं दिखाऊंगा कि मुझे डिस्काउंट मिला है। डीलिंग कितने भी हुई, 20 का, तो मैं 20 में रिकॉर्ड करूंगा। अगर कोई लैपटॉप है 1 लाख का, उसने मुझे 80,000 में दिया, सॉरी 70,000 में दिया, तो 30,000 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया। अरे 70 सबको देता है, तो 70 मैंने, मेरी और उसमें डीलिंग कितने में हुई? 70 में हुई, तो मैं 70 के अंदर करूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अपन बुक्स में नहीं दिखाते। कैश डिस्काउंट बता चुका हूं, 20,000 का उसने मुझे सामान, मुझे मोबाइल दे रहा था, पर उसने कहा अगर आप पेमेंट अगले 2 दिन में करोगे या 10 दिन में करोगे तो आपके लिए 19,000। अब यहां पे कंडीशन अटैच होगी 1,000 रुपए की, तो वहां पे मैं क्या कहूंगा? वो मेरा कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट मैं बुक्स में दिखाता हूं। जब मैं सामान खरीदूंगा तो मैं 20,000 ही दिखाऊंगा, मैं 20,000 रुपीज ही दिखाऊंगा। पर जब मैं सामान, जब मैंने खरीदा 20,000 का, और अब जब मैं उसको पेमेंट करूंगा, हो पता पेमेंट आज कर लूं, हो पता पेमेंट 5 दिन बाद करूं, हो पता पेमेंट 10 दिन बाद करूं, तो भाई पेमेंट तो मैं करने वाला हूं ना। तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो मैं उसको 19,000 रुपए दूंगा और बाकी का क्या दिखाऊंगा? 1,000 रुपए डिस्काउंट दिखाऊंगा। तो कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? रीजन बीइंग कि सपोज करो मैंने सामान 20 में लिया, ये तो सबको मिल रहा है ना, कुछ कंडीशन नहीं है, 20 में लिया। अब 20 में से मुझे लगा यार कि मैं पेमेंट हो सकता है, मैंने आज उससे 20 में खरीद लिया, उसने मुझे कहा 10 दिन में पेमेंट करोगे तो 19,000। अब मैंने आज तो एंट्री तो करनी पड़ेगी मुझे, अब मैं एंट्री 20 पे करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? 20 पे, क्योंकि अभी तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए। हो सकता है मैं 4 दिन बाद पैसे दे दूं। अगर मैंने उसको 4 दिन या 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए तो मैं 19,000 पैसे पे कर दूंगा, बाकी का मैं डिस्काउंट दिखा दूंगा। जब मैं एंट्री करूंगा ना, उसको जो मैं पेमेंट करूंगा, तो सपोज करो कि मैंने राहुल से लिया
तो राहुल अकाउंट डेबिट, अभी आपको उस पर नहीं जाना, मैं एंट्री पर नहीं जाना, मैंने उसको पे कर लिया, मुझे उसको पे करने थे 20,000, मैंने उसको पे किया 19,000 और बाकी मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। सर ये एंट्री कैसे होती है? अरे चैनल को फॉलो करो ना, मैं सब कुछ बताने वाला हूं उसके अंदर। ओके, तो 20,000, 19 और 1,000 रुपए। तो यहां पे क्या हो गया, ये मैं डिस्काउंट बुक्स में दिखाऊंगा। दिस डिस्काउंट आई विल शो इन द बुक्स बिकॉज ये मेरी कंडीशन पे अटैच्ड है। अगर सपोज करो कि मैंने 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिया, 15 दिन बाद पेमेंट दिया, तो मुझे 20,000 ही पे करने हैं, तो मुझे ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर मैं ये 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा तो भाई साहब मुझे ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मुझे उसको 20,000 ही पे करना पड़ेगा। तो ये हम रिकॉर्ड इसलिए करते हैं बिकॉज हमें मालूम रहे कि हमने 20 में खरीदा है, 19 पे हमें करना है अगर 10 दिन के अंदर मैं पेमेंट करूंगा, इसलिए कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड करता हूं बुक्स के अंदर। इट इज अ रिबेट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। तो दोनों में फर्क क्या है? ट्रेड डिस्काउंट रिबेट अलाउड बाय सेलर ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल, कैश डिस्काउंट रिबेट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट के लिए होता है। ये रिकॉर्ड नहीं करते, ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो 5,000 है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नेट अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, पर यहाँ पे 20 में रिकॉर्ड करेंगे, 19 पे करेंगे और 1,000 रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ परचेज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ नेट वैल्यू। 20,000 रुपए का रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरा एग्जांपल अगर आपको याद रहे तो 20,000 में रिकॉर्ड करूंगा, और ये मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये मैं रिकॉर्ड करूंगा 20,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 19,000 रुपए में रिकॉर्ड करूंगा। तो ये हो गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट और मेरा कैश डिस्काउंट के अंदर फर्क हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? ये सर समझ में आ गया। और सर ये कॉस्ट क्या होता है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये जो हम कोई एसेट खरीदते हैं वो कितने प्राइस पे हम रिकॉर्ड करें? कॉस्ट, देखो कॉस्ट का मतलब होता है कितने अमाउंट पे मैंने सामान खरीदा, और कॉस्ट के अंदर सामान खरीदने की कॉस्ट भी आएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा और उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर भी आएगा। एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो कि मैंने एक एसी खरीदा, दुकान पे गया, मैंने कहा बड़ी गर्मी आ रही है, एक एसी खरीदते हैं, और मैंने 45,000 का एसी था, ठीक है ना, आफ्टर ऑल द डिस्काउंट 45,000 रुपए का डिस्काउंट मतलब लगाने के बाद 45,000 रुपए का एसी पड़ा। ओके, मैंने एसी खरीद लिया। कितने खरीदा? मैंने खरीदा 45 का। अब उसके बाद मैंने कहा एक काम करो, ये जो एसी जो मैंने खरीदा है वो दुकान पे, मेरी दुकान तो मेरी फैक्ट्री पे तो लाएगा, और या मैं दुकान से मैंने एसी खरीद के ले आया, तो वो दुकान जो जहाँ से मैंने खरीदा वो मेरे फैक्ट्री तक, मेरे ऑफिस तक तो लाएगा। सपोज करो वो ट्रक में लाया, ऑटो में लाया, ट्रेन में लाया, जैसे भी लाया, मुझे उसने 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर दिए। मुझे पे करने 1,000 रुपये, उसने फ्री में नहीं दिया मुझे। 45,000 रुपये एसी, उसने कहा सर आपका 1,000 रुपये खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,000 रुपये मैं पे कर दूंगा ऑटो वाले को। तो यहां पे 45,000 का एसी पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट जो मुझे लगी एसी खरीदने में 1,000 रुपए, वो भी मैं एसी में ऐड करूंगा। मतलब 45 का एसी नहीं पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन मिला के 45 प्लस 1,000 46,000 रुपीज पड़ गया। अच्छा एक बात बताओ, एसी में अपनी शॉप पे लाऊंगा या ऑफिस में लाऊंगा तो क्या वो काम करने लग जाएगा अपना आप? नहीं, मुझे टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा एसी इंस्टॉल्ड करने के लिए। तो यहां पे मैंने जो एसी इंस्टॉल करता है उसने कहा सर 4,000 रुपए लगेंगे एसी लगाने के। मैंने कहा 4,000 रुपए लगा भाई लगा। तो अब यहां पे 4,000 रुपए जो एसी का जो इंस्टॉलेशन खर्चा है वो भी मैं एसी के अंदर दिखाऊंगा। तो मेरा एसी 45 का नहीं पड़ा, 45,000 मैंने ऑटो वाले को पे किए 1,000 रुपए प्लस 4,000 रुपए मैंने पे किए, तो टोटल मेरा जो खर्चा पड़ा 50,000 रुपीज। सर कैसे मालूम चलेगा कि हम कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्लूड करें और कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करें? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, जब तक वो एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, मतलब अगर मेरा कोई एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं होता तब तक उसके सारे खर्चे वो एसेट में जाएंगे। तो जब तक एसी यूजेबल कंडीशन में, मतलब जब तक एसी चलने नहीं लग जाता, तो एसी चलने के लिए मुझे एसी खरीदना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो ठंडी ठंडी हवा फेंकेगा। तो यहां पे यूजेबल कंडीशन लाने में मेरे को लग गए टोटल 5,000 एक्स्ट्रा। तो टोटल जो मैं एसी रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने एसी कितने का खरीदा, मैंने एसी खरीदा 50,000 रुपए का। मैंने कितने खरीदा? 50,000 रुपीज का मैंने
मैंने क्या खरीदा, एसी खरीदा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जब भी मैं कोई सामान खरीदूंगा उसका जो भी पैसा यूजेबल कंडीशन में लाने का जितना भी जो खर्चा होगा वो मैं कहां जाऊंगा, वो मैं एसी के अंदर इंक्लूड करूंगा। तो टोटल मेरा 50,000 रुपीज का मैं एसी रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स के अंदर। तो अगर मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी 2 लाख की, मशीन को मैं ट्रैवलिंग कराऊंगा, ट्रेन से मंगाया, 10,000 रुपए लग गए, और फिर मशीन मेरी दुकान पे पड़ी हुई है, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मैंने कारपेंटर, लेबर, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने ले लिए 20,000 रुपए और, तो टोटल 2,30,000 की मेरी मशीन पड़ी। जब तक मशीन यूजेबल कंडीशन में नहीं आएगी तब तक मैं सारे खर्चे में कहां दिखाऊंगा, कॉस्ट में दिखाऊंगा। तो अमाउंट इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी वो होगा। कॉस्ट ऑफ मशीन विल इंक्लूड द परचेज प्राइस, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, वो सारे मैं उसमें इंक्लूड करूंगा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। तो जब मैं एसी खरीदूंगा तो ये जो मैं एसी जो रिकॉर्ड करूंगा, एसी जो मैं रिकॉर्ड करूंगा ये 50,000 में करूंगा, ना कि 45,000 रुपीज के अंदर। इसको मैं अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसको मैं एसी के अंदर ही क्लब कर लूंगा और बैलेंस शीट में एसी आपको मैं कितने पे दिखाऊंगा, 50,000 का। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो तो अब मैं आपको बताऊंगा ये वाउचर क्या होता है। देखो, वाउचर होता है, इट्स अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिक ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट। जब भी मैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं तो मेरा एक अकाउंटेंट एक वाउचर बनाएगा जिसमें जनरल एंट्री लिखी हुई होगी कि हमने क्या जनरल एंट्री की है। तो सपोज करो मैंने यहां पे कोई वाउचर का एग्जांपल है, हाँ ये क्रेडिट वाउचर है, तो यहां पे मैंने विशाल स्टील, ये मेरी कंपनी है, मेरा ये वाउचर नंबर है कि जब मैंने एक मशीनरी खरीदी तो मैंने मशीनरी क्रेडिट किया, मशीनरी अकाउंट मैंने क्रेडिट किया। बीइंग सॉरी, जब मैंने मशीनरी बेची तो बीइंग ऑल मशीनरी सोल्ड फॉर कैश अगेन द कैश मेमो नंबर दिस, तो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये वाउचर बना दिया। वाउचर का मतलब होता है, ये तो एक्चुअली ये क्रेडिट वाउचर नहीं है, कैश वाउचर है। ये क्या है, मेरा कैश वाउचर है कि मैंने कोई सामान बेचा और उससे मुझे पैसे आए 6,500 रुपए। तो वाउचर क्या होता है, जब भी हम कोई भी एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री हम कोई भी करेंगे, जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं उन सब का मुझे वाउचर बनाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बनाना पड़ता है, और वो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, वाउचर बोलता हूं। तो सपोज करो मैंने कोई मशीन खरीदी तो मशीन का मैं वाउचर बनाऊंगा, तो वाउचर में क्या क्या आएगा, वाउचर में आएगा कि भैया मैंने कौन सा नंबर है, कौन से डेट पे रिकॉर्ड की, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मेरे मैनेजर के साइन रहेंगे, मेरे अकाउंटेंट के साइन रहेंगे, और ये मैंने क्रेडिट पे खरीदा, कैश में खरीदा, वो है, ये मेरा कैश वाउचर है। तो भैया मैंने एक मशीनरी बेची, उसके अगेंस्ट मुझे कैश आया, तो यहाँ पे मैंने बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, तो यहाँ पे 6,500 मेरा क्या हो गया, मेरा कैश वाउचर हो गया। तो what is it is a document which provide the authorization to pay on the basis of which the business transaction first of all recorded in the books of account। सबसे पहले जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो वाउचर के बेसिस पे करते हैं। तो मेरा जो अकाउंटेंट है, जो क्लर्क है, जो अकाउंटिंग करेगा, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई भी सामान खरीदेगा, अगर वो लैपटॉप खरीदे, पेन खरीदे, बिजनेस में मशीनरी खरीदे, फर्नीचर खरीदे, वो सब का क्या करेगा, वो वाउचर बनाएगा, और वो जो वाउचर होगा उसको हम वो कुछ ऐसा दिखेगा और उसमें वो रिकॉर्ड करेगा किस दिन उसने वाउचर बनाया, कौन सा वाउचर है, कैश वाउचर है या क्रेडिट वाउचर है, और कौन सा, अगर कैश वाउचर तो बट कैश ही डेबिट होगा, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितना अमाउंट हुआ, मेरे मैनेजर के साइन, मेरे अकाउंटेंट के साइन, मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का एड्रेस, वाउचर नंबर क्या है, वो सब यहाँ पे दिखेंगे। क्लियर है? अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, बुक्स इन विद ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बुक्स के अंदर करते हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली कोई भी एरी गैरी बुक के अंदर, नहीं। मैं कभी भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, मेरे बिजनेस में हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होती हैं, तो अगर मैं कोई भी रजिस्टर, कोई भी कॉपी में रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सबको मैं रिकॉर्ड करूंगा प्रॉपर वे में एक पर्टिकुलर बुक के अंदर। तो बुक्स कौन कौन सी होती है, जनरल प्रॉपर होती है, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक, अपन ये सब पढ़ने वाले हैं। आप अकाउंट फंडर को प्लीज फॉलो करो, मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूं, आपको अकाउंट में मैं चैंपियन बना दूंगा। तो यहाँ पे जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा वो जनरल के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो कि मैंने
मैं एक प्रॉपर बुक बनाऊंगा, तो जो भी मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने पेन खरीदा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, उन सब को मैं रिकॉर्ड करूंगा एक प्रॉपर जनरल प्रॉपर बुक के अंदर। वो सब अगर मुझे कोई पूछेगा कि बताओ कि 17 मई को आपने क्या डीलिंग की, तो मैं 17 मई के अंदर जाऊंगा, अच्छा 17 मई के अंदर मैंने ये किया, तो मेरी एक बुक प्रॉपर एक तरीके से सेट है। इसको मैं बोलता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट बोलता हूँ। और एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है जनरल एंट्री। ये आपकी जनरल एंट्री है। अभी आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना कि वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा क्या होगा, पर जनरल एंट्री कैसे दिखती है? यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये सब क्या होता है? मेरा एंट्री बताती है कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री के लिए हमें क्या होगा? व्हाट इज जनरल एंट्री? व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड द एंट्री, और वो जनरल एंट्री होती है। और जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आपका डेट आएगा। अभी आपको जब मैंने आपको जनरल एंट्री बताऊंगा तो आपको जाएगा, फिर आएगा एलएफ आएगा, लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट आएगा, और फिर आएगा आपका क्रेडिट आएगा। क्लियर है? और यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी, जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा और मैंने कैश पे किया, मैंने कितने का फर्नीचर खरीदा? 50,000 का, तो 50,000 का डेबिट और 50,000 का क्रेडिट। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज। मैंने फर्नीचर परचेज किया। कब परचेज किया? 7 अप्रैल को मैंने परचेज किया। तो जनरल एंट्री कुछ ऐसे दिखती है। ये कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा फर्नीचर के आगे मैं डेबिट लिखूंगा, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, वो कैसे मालूम चलेगा? वो मेरा जनरल एंट्री का मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे आके देख सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? अब ये प्रॉपर्टायर क्या होता है? प्रॉपर्टायर मतलब होता है जो मेरे बिजनेस का मालिक है। अगर मेरा बिजनेस राहुल ने स्टार्ट किया तो राहुल मेरे बिजनेस का मालिक है, और मुझे कैसे मालूम चलेगा मेरे बिजनेस का मालिक कौन है? एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। सपोज करो राहुल है, उसने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, रिलायबल पेन लिमिटेड एक बिजनेस चालू किया। अब रिलायबल पेन लिमिटेड को सपोज करो कल फायदा होता है 10 लाख का, तो पूरे के पूरे 10 लाख किसके? फ्यूचर में इसके। कल रिलायबल पेन लिमिटेड को नुकसान होता है 2 लाख का, पूरा का पूरा नुकसान कौन भरेगा? राहुल भरेगा। मतलब अगर बिजनेस को फायदा या बिजनेस को नुकसान जिस आदमी को मिलता है या जिस पर्सन को मिलता है, उसको मैं बोलता हूं प्रॉपर्टायर, या जिसको मैं बोलता हूं ओनर, मालिक। मालिक को क्या बोलता हूं मैं? ओनर। और क्या बोलता हूं? प्रॉपर्टायर बोलता हूं। तो व्हाट इज प्रॉपर्टायर? इट इज अ पर्सन हु मेक द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, इज कॉल्ड द प्रॉपर्टायर, और वो मेरा ओनर होता है। तो आप प्लीज आप ध्यान रखना कि प्रॉपर्टायर वो होता है जो मेरा मालिक होता है। अगर सपोज करो कि मैं इसी एग्जांपल के लिए मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि मुझे और 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आ गई, और 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आ गई, और मैंने सपोज करो मैंने मयंक से पैसे ले लिए, मैंने मयंक से पैसे ले लिए, तो अब मेरे पास टोटल 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख हो गए भाई। रिलायबल पेन लिमिटेड के पास 8 लाख रुपए आ गए, 5 लाख मालिक ने दिए, 3 लाख मुझे उधार मयंक ने दिए। अब ये जो मयंक है ना, ये मेरा प्रॉपर्टायर नहीं है। पर क्यों? कैसे मालूम चलेगा? देखो, अगर जिसका फायदा जिसका नुकसान, फायदा किसका? अगर इसको फायदा हुआ 10 लाख का, किसका? इसको। इसको नुकसान हुआ 2 लाख का, किसका? इसको। इसको क्या मिलेगा? इसको कुछ नहीं, इसको तो सिर्फ ये पैसा वापस चाहिए। इसको नहीं मालूम, इसको और किसी से कुछ मतलब नहीं है। इसको सिर्फ अपने 3 लाख रुपए से मतलब है, या उस पर इंटरेस्ट से मतलब है। बिजनेस को फायदा हो नुकसान हो, उसको कोई मतलब नहीं है। फायदा नुकसान हमेशा मालिक का होता है। क्लियर है? तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर्टायर हो जाता है। अरे लाइक करो, भूल जाते हो लाइक करना। ये बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट का मतलब होता है वो वाला अमाउंट जो मैंने सामान बेचा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या मैंने यहाँ पे? एग्जाम्पल, हाँ, मैंने एक रिलायबल पहले में मैंने 1 लाख का सामान बेचा 15 जुलाई को, और 70,000 अमित ने मुझे पे कर दिए, तो 30,000 रुपये मुझे उससे लेने बाकी है। 30,000 रुपीज़ मुझे अमित से लेने बाकी है। तो अब वो जो अमित से जो मुझे लेने बाकी है, वो मेरी बुक्स में कहाँ पे आएगा? वो डेटर में आएगा। जब भी मैं कोई सामान बेचता हूँ उससे मुझे पैसे आने बाकी है, तो वो मेरा क्या हो जाता है? डेटर कहलाता है। तो 30,000 रुपये मुझे उससे लेने बाकी है। अब हुआ क्या, बहुत दिन हो गए, बहुत मैंने कब सामान बेचा? 2021 को बेचा, तो 2022 के अंदर जब मेरा बैलेंस शीट बनेगी मुझे 30,000 रुपये लेने हैं। अब बहुत साल बीत गए, मतलब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। मैंने अमित को कॉल करा, भाई तो पैसा क्यों नहीं दे रहा? अमित ने कहा मेरे पास पैसे, मैं वो फोन ही नहीं उठा रहा। भाई साहब फोन ही भाग गया, दुबई अमेरिका भाग गया। अब बताओ मेरे पैसे आने वाले नहीं आने वाले? फ्यूचर नहीं आने वाले। अभी मुझे देखो हुआ क्या कि मुझे लेने भाई साहब जी से 30,000 रुपये। कितने लेने हैं? 30,000 रुपये। अब मैंने 2 महीने वेट किया,
12 महीने वेट किया, साल भर और निकल गया, 2 साल निकल गए। अब मुझे मालूम चल गया कि भाई साहब जी का पेमेंट नहीं आएगा। अकाउंटिंग जब मैं बनाता हूं तो ऐसे नहीं कि भाई मैं तो 100 साल तक वेट करूंगा, नहीं। अगर मुझे मालूम चल गया कि भाई अब उसका पेमेंट पैसा नहीं आने वाला, अमित तो मेरे पैसे लेके भाग गया, आई विल नॉट गेट अ 0 रुपये, अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये जो 30,000 रुपये है ये मेरा बैलेंस शीट के अंदर अब नहीं आएगा। इसको मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, मैं क्या दिखा दूंगा, मैं सपोज करो कि ये 2024 के अंदर जो मेरा जो डेटर है उसको मैं दिखा दूंगा 0। क्योंकि मैं क्यों दिखाऊंगा, अब मैं अपने बुक्स में अमित को 0 कर दूंगा और उसको मैं कहां लेके चले जाऊंगा, मेरा बैड डेप हो गया, मेरा खर्चा हो गया, 30,000 रुपये क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया। मतलब मैंने 1 लाख का सामान बेचा था, 70 उसने पे कर दिए, 30 उसने पे नहीं किए, तो मैंने पहले साल तो यहाँ पे डेटर दिखाया, दूसरे साल फिर मैंने डेटर दिखाया कि भाई काश कि वो मुझे पे कर लेगा, 30,000 रुपये मुझे पे कर लेगा। फिर तीसरे साल मेरा ना सब्र टूट गया, अब मुझे मालूम चल गया कि भाई साहब जी का पेमेंट नहीं आने वाला, तो उसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, अब मैं बैलेंस शीट में डेटा नहीं दिखाऊंगा। एज पर द कंजर्वेटिव कंसेप्ट, आपको बता चुका हूँ, कंजर्वेटिव कंसेप्ट मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर लो, आपको लग गया ना नहीं आने वाला, इसको 0 कर लो और अल्टीमेटली वो कहाँ पर चले जाएगा, 30,000 रुपये मेरा कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, मेरा चले जाएगा बैड डेट के अंदर चले जाएगा। क्लियर है आपको। अब ये एंटिटी क्या होता है, एंटिटी मतलब होता है जो बिजनेस एंटिटी है, जैसे रिलायंस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ये सब क्या है, मेरी एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, उनको मैं बोलता हूँ एंटिटी बोलता हूँ। उनको मैं बिजनेस यूनिट भी बोल सकता हूँ, कंपनी भी बोल सकता हूँ और एंटिटी भी बोल सकता हूँ। और बुक वैल्यू क्या होती है, जिस पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको मैं बुक वैल्यू बोलता हूँ। सपोज करो कि मैंने एक लैंड खरीदा 5 लाख रुपए का। कब खरीदा, 2018 में खरीदा, अभी 2025 चल रहा है, मेरे बैलेंस शीट में लैंड कितने का आ रहा है, 5 लाख का। क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा कंसेप्ट है कि भैया लैंड 5 लाख रुपए का ही दिखेगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट 5 लाख की है। अब ये क्या होती है, मेरी बुक वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने 2018 में लिया, अभी तो 2025 चल रहा है, 2025 में तो लैंड वो 5 लाख का तो आराम से 8 लाख का बिकेगा। हाँ बिकेगा 8 लाख, जो वो बिकने वाला है ना फ्यूचर में 8 लाख का, वो मेरी मार्केट वैल्यू होती है। बुक वैल्यू क्या होती है, मेरा ये जो लैंड है ये कितने पे रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है 5 लाख पे। तो ये जो 5 लाख होते हैं ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, बुक वैल्यू बोलता हूं। क्या बोलता हूं, बुक वैल्यू बोलता हूं कि 5 लाख रुपए मैंने लैंड रिकॉर्ड किया हुआ है, ये मेरी बुक्स के अंदर भाई साहब 5 लाख रुपए ही आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा बुक वैल्यू। ये फ्यूचर में आज उसकी मार्केट वैल्यू भले ही मार्केट में 8 का बिक रहा हो, 10 का बिक रहा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी बुक में तो 5 लाख का आ रहा है। तो अब अगर कोई पूछेगा कि बुक वैल्यू क्या है, लैंड की बुक वैल्यू 5 लाख है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हाँ ये 8 लाख का आराम से बिकेगा अभी, पर मैं इसको रिकॉर्ड 5 लाख में करूंगा, बिकॉज वो मेरा कॉस्ट कंसेप्ट मेरा बोलता है। क्लियर है। अब व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है हम सब लोग सॉल्वेंट है, जिसके पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मुझे मेरे दोस्त को 2 लाख रुपए देने हैं, तो अल्टीमेटली मेरे पास फिर भी 8 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो मैं सॉल्वेंट हूं। 10 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं, 2 लाख मुझे अपने दोस्त को देने हैं, तो 10 लाख में फिर मैं अपनी गाड़ी बंगला बेच के 2 लाख रुपए उसको क्लियर कर सकता हूं, फिर भी मेरे पास 8 लाख रुपए पड़े रहेंगे, तो वो होता है मेरा सॉल्वेंट होता है। और इंस्टॉलमेंट क्या होता है, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मुझे मेरे दोस्त को देने हैं 15 लाख रुपए। लो 10 लाख पड़े हुए हैं, भाई साहब जी को देने हैं 15 लाख, मैंने गाड़ी बंगला सब बेच दिया जो भी मेरे पास था, उसके बाद भी मेरे पास 10 लाख रुपए ही आए और मुझे देने हैं उसको 15 लाख। 10 लाख है, 15 लाख देने हैं, नेगेटिव में चल रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं इंस्टॉलमेंट हो गया। आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो आदमी जो बिजनेसमैन होते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं कि उनके पास वेल्थ तो है 10 करोड़ की और उनको पे करना है लोगों को 15 करोड़, तो 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे। तो वहाँ पे जो लॉ है, कोर्ट है, उनको बैंकरप्ट मान लेती है, तो उसको मैं बोलता हूँ इंस्टॉलमेंट बोलता हूँ। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, मतलब सेल्स का मतलब होता है जो मैं पूरे साल में मैंने बेचा, उसको मैं सेल्स भी बोल सकता हूँ, उसको मैं टर्नओवर भी बोल सकता हूँ। टर्नओवर का मतलब होता है मैंने अगर सपोज करो मैंने पूरे साल में 1 लाख पेन बेचा, एक पेन 10 रुपए का है, तो 10 लाख क्या हो गया, मेरा टर्नओवर हो गया। और लाइफ स्टॉक का मतलब होता है कि अगर सपोज करो कि मैं
मेरा बिजनेस है डेयरी का, दूध बेचता हूँ, चीज़ बनाता हूँ, दही बेचता हूँ, छाछ बेचता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक गाय रखी हुई है। तो जो गाय होती है उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए स्टॉक नहीं है। थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट नहीं लगता? गाय को स्टॉक क्यों मान रहे हो सर? क्योंकि वो जो जिंदा है, वो तो कोई जिंदा है ना, उसमें लाइफ है, तो उसको मैं बोलूँगा लाइव मतलब जिंदा स्टॉक। जैसे गाय हो गई, अगर मेरे सपोज करो मैं वूल बनाता हूँ तो भेड़ बकरी हो गया। अगर मैं डॉग्स में डील करता हूँ, मैं बेचता हूँ, सेल करता हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा लाइव स्टॉक हो गया, क्योंकि मैं उस चीज़ में डील कर रहा हूँ। मैं डॉग खरीदता हूँ, लोगों को बेचता हूँ, तो वो मेरे लिए स्टॉक हो गया। पर उस स्टॉक का मैं नाम क्या दूंगा? उस का नाम दूंगा मैं लाइव स्टॉक दूंगा। जैसे कि डॉग होगा, कितना क्यूट है, और ये जो मेरी गाय है। क्लियर है? आप लोग भी डॉग लवर हो क्या? तो नीचे मुझे यहाँ पे लिखना, अपने कमेंट में बताना मुझे डॉग लवर हो या नहीं हो। इन्वेस्टमेंट, जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो जो कंपनी में जो मैं पैसा लगाता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ? इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। क्लियर है? अगर आपको ये प्लीज स्लाइड्स चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, नीचे लिंक पे सब में आपको वेरी नॉमिनल कॉस्ट आप उसको बाय कर सकते हो। एंड जस्ट मेरा एमसीक्यू टेस्ट मेरा अटेम्प्ट कर देना। मेरे यहाँ पे ऐप पे, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, मेरी ऐप डाउनलोड करो, नीचे सब लिंक है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा खोल के पढ़ो, आपको वहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा, नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है। एंड जस्ट अगर आपको मेरा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरा ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करो। 11th और 12th के प्रीमियम कोर्स, हजार क्वेश्चन 12th के, 400 क्वेश्चन क्लास 11th के पहले से प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है। इट इज कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वेरी नॉमिनल कॉस्ट, 199 फॉर 11th क्लास एंड 299 फॉर 11th और 12th बोथ आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर।